आज हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी सुल्तान बनी, एक मध्यकालीन युग में जहाँ पर धर्म का बोलबाला था, जहाँ पर तुर्क अधिकारियों का बोलबाला था, जहाँ शासन का केंद्र जो था सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष हो सकता था, तो उसमें एक महिला का सुल्तान के रूप में दस्तक एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस सारी परिस्थितियों को देखते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। पूर्व में मैंने बताया था कि किस प्रकार इल्तुतमिश ने मुस्लिम अधिसत्ता को भारत में दिल्ली को केंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया था। संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम किया, पूरा कर दिया। उसके बाद वास्तविक संस्थापक के रूप में पूरा काम इल्तुतमिश ने कर दिया। तो हम किस प्रकार इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान को देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि इल्तुतमिश के समय ही सबसे योग्य पुत्र उसका जो लखनौती यानी कि बंगाल का गवर्नर था, उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश को यह बात भली भांति पता चल जाती है कि अब जो है हमारे बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उसके और भी पुत्र थे, लेकिन कोई भी उनमें ऐसे काबिल नहीं था जो मुस्लिम अधिसत्ता को, राजसत्ता को संभाल पाए। और ये बात स्वयं कौन कहता था? इल्तुतमिश कहता था। इल्तुतमिश अपने प्रधानमंत्री से कहा एक बार कि तुम मेरे बाद देखोगे कि जो सबसे योग्य मेरी उत्तराधिकारी सिद्ध होगी वो रज़िया सुल्तान होगी। और इल्तुतमिश का ये कथन वाकई सही साबित हो गया। आगे चलकर उसको देखेंगे। तो इल्तुतमिश ने पूर्व में ही रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जग जाहिर कर दी थी। एक संस्मरण पत्र में भी उसने ये बात कही थी कि मेरे बाद रज़िया ही उत्तराधिकारी होगी। इसके अलावा एक मुद्रा भी चलवाया, संस्मरण मुद्रा भी चलवाया, जिसमें इल्तुतमिश के साथ रज़िया का भी नाम था। यानी कि ये सारे जो तथ्य हैं एकदम बताते थे कि इल्तुतमिश ने पूरी तरह से रज़िया को उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया था, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद जो उसका योग्य पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाकी के जो पुत्र थे, स्वयं इल्तुतमिश कहता था कि वो भोग विलास में, सुरा सुंदरी में लिप्त रहते थे। तो रज़िया सुल्तान का नंबर एकदम बिल्कुल आना था उत्तराधिकारी के रूप में। और होता क्या है, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ ही उत्तराधिकारी के चयन की बात आती है। तो इल्तुतमिश ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो वो इच्छा इल्तुतमिश के मरने के साथ ही खत्म हो गई थी, क्योंकि अब जो शासन के केंद्र थे वो तुर्क अमीर थे, उलेमा थे, जो किसी हाल में रज़िया को प्रारंभ में एक स्त्री के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। उलेमाओं ने क्या कहा कि ये शरीयत के विरुद्ध है कि एक मुस्लिम सत्ता का केंद्र एक महिला बने। तो उन्होंने पूरी तरह से इसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि महिला शासिका नहीं हो सकती है। अमीरों ने भी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इल्तुतमिश था तब ये बात थी, इल्तुतमिश तो मर गया, तो अब उसकी बात की क्या ज़रूरत है। तमाम उसके मतलब कि उसके पुत्र जो हैं, आखिर वो राजा क्यों नहीं बन सकते, सुल्तान क्यों नहीं बन सकते हैं। तो बस इसी बात को तर्क देकर रज़िया की जगह रुकुद्दीन फिरोज को क्या किया गया, सुल्तान बना दिया गया। रुकुद्दीन फिरोज को, जो इल्तुतमिश का पुत्र था, उसको सुल्तान बना दिया गया। और रुकुद्दीन फिरोज की माँ थी शाह तुर्कान, जो इल्तुतमिश की क्या थी, पत्नी थी। तो शाह तुर्कान माता, रुकुद्दीन फिरोज शासक बन गया, सुल्तान बन गया। और तुर्क अमीर जिन्होंने रुकुद्दीन फिरोज को शासक बनाया था वो अय्याश। और ये बात इल्तुतमिश पूर्व में ही कह चुका था कि मेरे पुत्र जो हैं अय्याश टाइप के हैं। तो शासन कौन चलाएगा? शासन का वास्तविक नियंत्रण उसकी माँ ने, जो शाह तुर्कान थी, इल्तुतमिश की पत्नी थी, उसने अपने हाथ में ले लिया। और शाह तुर्कान एक महिला होने के नाते उसका उदार रूप सामने आना चाहिए,
लेकिन उदार रूप सामने नहीं आता है, बल्कि वो क्या करने लगी, पूर्व में उसके साथ जो जो भी घटना घटित हुई थी बुरी, और जो जो किया था उसको गिन गिन कर उसने बदला लेना चालू करवाया। और सबसे बड़ी बात, उसने इल्तुतमिश के एक प्यारे पुत्र जो अभी छोटा था कुतुबुद्दीन, उसको मरवा डाला। तो इन सब बातों में जो अमीर थे, कहीं ना कहीं अमीर सूबेदार सबके मन में भय सा छा गया कि अगला नंबर किसका होगा, ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो उसी समय रुकनुद्दीन फिरोज के समय ही क्या हुआ था, रुकनुद्दीन फिरोज के समय ही बदायूं, मुल्तान, लाहौर और झांसी के सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया एक साथ। विद्रोह की बात तभी आती है जब योग्य शासक केंद्र में नहीं रहता है और उसने अपने सूबेदारों को, अपने सामंतों को मतलब विश्वास में नहीं लिया है। तो रुकनुद्दीन फिरोज अस्कमात शासक बना था, एक राजा की इच्छा के विरुद्ध बना था, इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध बना था। तो उसके समय में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। बदायूं, मुल्तान, लाहौर और झांसी के सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया, पूरी तरह से अव्यवस्था हो गई। इस अव्यवस्था को दबाने के लिए ठीक है रुकनुद्दीन फिरोज जाता है, अरे भाई ताकत रहेगा तभी तो विद्रोह को दबाएगा, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। ठीक है, विद्रोह दबा भी देता है, लेकिन यहाँ से वो कहाँ जाता है, बदायूं, मुल्तान जाता है, लाहौर जाता है, वहाँ पर विद्रोह को दबाता है। यानी कि दिल्ली से अब वो दूर हो गया है। अब दिल्ली से दूर हो गया है तो सबसे बेहतरीन मौका था रजिया के लिए। रजिया ने क्या किया, शुक्रवार का दिन चयन किया, लाल वस्त्र पहनी। लाल वस्त्र क्यों, क्योंकि उस समय जब न्याय मांगना होता था तो लाल वस्त्र पहना जाता था। शुक्रवार का दिन जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के सामने जनता की भीड़। नमाज पढ़ के जो ही जनता की भीड़ निकली तो ही रजिया सामने खड़ी हो गई। जनता ने समझ लिया, पूछा कि यहाँ पर क्यों महल को छोड़कर, तो उसने बताया कि मुझे न्याय चाहिए। शासन की स्थिति से आप लोग भली भांति परिचित ही है, कुतुबुद्दीन भाई, मेरे भाई को मारा गया है। जो शाह तुर्कान है वो शासन को बहुत निरंकुशतापूर्वक चला रही है। मेरा भाई जो है रुकनुद्दीन, वो सुरा सुंदरी में डूबा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग शायद भूल रहे हैं, मेरे पिताजी यानी कि इल्तुतमिश की इच्छा क्या थी। इल्तुतमिश की यही इच्छा थी कि मेरी पुत्री उत्तराधिकारी बने। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि शासन जो इस समय अव्यवस्था वाली स्थिति है उसमें पूरी तरह से शांति लाऊंगी और एक मुफीद शासन व्यवस्था का संचालन करूंगी। इतना कहना एकदम जनता के विश्वास को जीत लिया। और जनता पहली बार, इतिहास में पहली बार जामा मस्जिद से कहाँ कूच करती है, दिल्ली के महलों में, शाही महल में कूच करती है, जहाँ पर शाह तुर्कान को मारा जाता है। जब रुकनुद्दीन फिरोज लौटता है तो उसको मारा जाता है। यानी कि 1236 में ही, 1236 के अप्रैल मई में ही क्या होती है, अप्रैल मई के महीने में ही रजिया सुल्तान क्या होती है, शासिका बनती है। यानी कि इल्तुतमिश की अंततः इच्छा पूरी हो जाती है, किसके द्वारा, दिल्ली की जनता के द्वारा। इतिहास में ये अनोखा उदाहरण मिलता है कि डायरेक्ट मध्यकाल में जब धर्म का बोलबाला था और तुर्क और अमीर और उलेमाओं का वर्चस्व था, उस स्थिति में जनता ने क्या किया था, डायरेक्ट अपना इन्वॉल्वमेंट को प्रदर्शन किया था। इसके पूर्व में एक बार पाल वंश के संस्थापक गोपाल का भी नाम आता है, लेकिन जनता ने क्या किया था, चुना था। जनता ने क्या किया था, चुना था। लेकिन यहाँ पर रजिया को जनता ने ज़बरदस्ती बैठा दिया गद्दी पर कि तुम शासन करो, क्योंकि तुम्हारा ये हक है, पूर्व में तुम्हारे पिताजी चाहते थे और तुम योग्य भी हो, जैसा कि तुमने स्वयं को भी कहा है। और इसके पूर्व में प्रदर्शित भी कर दिया है। पूर्व में प्रदर्शित करने का मतलब है कि इल्तुतमिश ऐसे नहीं बात करता था, यानी कि पुत्री मोह में यह बात नहीं कहता था। एक बार 1229 में ग्वालियर अभियान करने के समय जब बाहर जाता है तो चूँकि रुकनुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद
मर गया रहता है, यानी कि उसके बाद मृत्यु हो गई रहती है, तो सारा का सारा अपना जो नियंत्रण है वो रजिया सुल्तान को सौंप कर जाता है ग्वालियर विजय करने के लिए। जब लौट कर देखता है तो रजिया सुल्तान ने बहुत ही सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का संचालन किया था। तो इल्तुतमिश इस बात से प्रसन्न हो गया था और उसी समय निर्णय कर लिया था कि मेरे बाद मेरी पुत्री ही इस दिल्ली के तख्त का वारिश होगी। तो सुल्तान बनी 1236 में 3 वर्ष 6 माह 6 दिन, 3 वर्ष 6 माह 6 दिन ही शासिका रह पाती है। खैर इसकी चर्चा करेंगे। जो स्वयं मिनहाज करता है 4 वर्ष माना जाता है, लेकिन 4 वर्ष का एग्जैक्ट जो समय है 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। तो इसके बाद सुल्तान बनी, सुल्तान बन जाती है 1236 में। शाह तुर्कान की रुकदीन फिरोज की हत्या हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन रजिया के गद्दी पर बैठते ही जुनैदी जो उसका प्रधानमंत्री होता है 4 सूबेदारों के साथ मिलकर क्या करता है, विद्रोह कर देता है। जुनैदी जो होता है 4 सूबेदारों के साथ मिलकर विद्रोह कर देता है। तो यहाँ पर रजिया ने कूटनीति पूर्वक कार्य करते हुए यह अफवाह फैला दिया कि इन 4 में से 2 सरदार जो हैं मेरे ओर से मिले हुए हैं। तो चारों सरदार जो थे हमेशा एक दूसरे को षड्यंत्र की नज़र से देखने लगे कि ये तो मिला हुआ है, ये तो मिला हुआ है, तो चारों दूर भग जाते हैं। तो इस तरह मलिक जुनैदी का जो विद्रोह होता है स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब रजिया ने यह अनुभव कर लिया था कि ये जो तुर्क अमीर हैं हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसा कि जुनैदी ने किया था, मलिक जुनैदी ने ये किया था। तो उसने क्या किया था कि शासन के सत्ता को, मतलब कि जो प्रशासन के अधिकारी थे तुर्क अमीरों के हाथ में थे, लगभग सभी के सभी तुर्क अमीरों के अधिकार में थे। तो उसने इसको बैलेंस बनाना शुरू किया, यानी कि गैर तुर्कों को भी शासन में नियुक्ति देने लगी। अभी भी क्या होता है, जब शासन चेंज होता है, जैसे ये शासन चेंज होता है तो अपने अनुरूप अधिकारियों का तबादला करता है। मुख्यमंत्री बनते ही क्या होता है, इतने आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ, इतने पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ। तो वो परिपाटी पूर्व में भी चलती आ रही थी, तो अभी भी चलती है। तो शासन का पुनर्गठन किया किसने, रजिया ने। नए अधिकारियों को नियुक्ति की, जो विश्वास पात्र थे उनकी पदोन्नति की, यानी कि उनको ऊपर का पद दिया, ठीक है। और जो अविश्वास पात्र के थे उनको दिल्ली से दूर भेजा, यानी कि उनकी अवनति की, उनके पद को छोटा किया, ये काम किया, ठीक है ना। इसी में एक काम हो गया कि अबिसिनियाई मलिक याकूत को अमीर आखुर का पद दिया। अबिसिनियाई का मतलब अफ्रीका यानी कि आप इथोपिया बोल सकते हो। इथोपिया के गैर तुर्क अधिकारी को अमीर आखुर बनाया, यानी कि अमीर आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान। ये बहुत बड़ा पद होता था, बहुत बड़ा पद का मतलब कि राजतंत्र था जहां राजा अपने को युद्ध के द्वारा ही सिद्ध करता था, और वह युद्ध सबसे ज़्यादा घोड़े से, उस युद्धों में घोड़े जो प्रमुख भूमिका निभाते थे। तो अमीर आखुर बना दिया। और ये बात गैर तुर्क जो अबिसिनियाई मलिक था, याकूत था, गैर तुर्क था, तो ये बात तुर्कों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, गैर तुर्कों को तो नियुक्त कर ही रही हो, तो छोटा मोटा पद दी रहती, तुमको इतना बड़ा पद देने की क्या जरूरत थी। इस बात को लिखिएगा मत, तथ्य के रूप में प्रयोग मत कीजिएगा, जान लीजिए, ठीक है ना। तो उनका मनोभाव यही था कि इतना बड़ा पद गैर तुर्क को देना कहीं से भी उचित नहीं था, ठीक है ना। और ये अबिसिनियाई मलिक जो है, याकूत जो है, सिर्फ अमीर आखुर का पद नहीं दिया, ठीक है ना, इससे लगाव का भी प्रदर्शन रजिया ने किया, न चाहते हुए भी लगाव का प्रदर्शन किया, जो उसके नारित्व के गुणों का कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या था, एक राजा होने के नाते, एक शासिका होने के नाते दुर्गुण था, क्योंकि वो शासिका थी, सुल्तान थी, तो कहीं से व्यक्तिगत रूप से इसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर सेक्रीफाइस करना चाहिए था, बलिदान करना चाहिए था, यानी कि स्वयं के इच्छाओं का बलिदान, क्योंकि राजा सबके लिए होता है, न कि स्वयं के लिए होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो याकूत को अमीर आखुर बनाया गया।
तो अब इससे क्या हुआ, तुर्क शासकों का प्रभाव कम हो गया, तुर्क शासकों का प्रभाव कम हो गया, सारे तुर्क अधिकारियों के मन में वो हो गया, ठीक है ना। शासक वर्ग का संगठन किया गया, शासक वर्ग का संगठन किया गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुर्क अधिकारी जो थे रजिया सुल्तान से जलते थे, इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि तुर्क अधिकारियों को एक शासिका के रूप में सारे गुण रजिया के पसंद थे, सारे गुण, क्योंकि जो भी गुण थे सारे को उन्होंने एक्सेप्ट किया, सिवाय एक के उसके नारित्व को। नारित्व का मतलब है कि नारित्व मतलब कि जो नारित्व के प्रति, एक आदमी के प्रति वो स्नेह दिखा रही थी, ठीक है ना, वो उन्हें बहुत ही नागवार गुजरा, और वो यह था याकूत के साथ, ठीक है ना। ये बात स्वयं कौन कहता है, मिन्हाज कहता है, ठीक है ना। तो शासिका के रूप में रजिया पसंद थी, शासिका के रूप में रजिया पसंद थी सारे तुर्क अधिकारियों को, लेकिन नारी के रूप में पसंद नहीं थी, नारू के रूप में पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि जहाँ रजिया ने क्या किया था, राजा बनते ही कुतबा और कोट, यानी कि टोपी और कोट जो पुरुष पहनते थे वो वस्त्र धारण किया, घोड़े की घुड़सवारी किया, सब कुछ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन नारी सुलभ गुणों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, तुर्क शासक का प्रभाव कम हो गया। फिर लाहौर और मुल्तान का सूबेदार कबीर खां का इसी समय विद्रोह होता है, 41-42 में लाहौर और मुल्तान का सूबेदार कबीर खां का विद्रोह हुआ, और रजिया ने क्या किया, विद्रोह को बहुत ही बहादुरी के साथ दबाया, और इससे लाहौर की सूबेदारी छीनी और बोली कि तुम मुल्तान का ही सूबेदार रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक शासिका के खिलाफ, एक सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया है समर्थन देने के बजाय, यानी कि इसके पद को छोटा कर दिया, लाहौर की सूबेदारी इसकी छीन ली और दबा दिया। और साफ ये संदेश था रजिया का दूसरे तुर्क सूबेदारों को कि अगर तुम लोग विद्रोह करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो ये जो विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, एक मैसेज था तुर्क अधिकारियों को, और तुर्क अधिकारी ये बात भली भांति जान गए थे कि यहाँ पर एक एक करके विद्रोह हम लोग एक साथ नहीं सफल हो सकते, वह भी विद्रोह जब शासिका दिल्ली में प्रतिष्ठित हो सिंहासन पर। तो मतलब विद्रोह क्या किया जाए, इस बार संगठित किया जाए, ऐसा संगठित विद्रोह किया जाए जिसमें शासिका को, सुल्तान को दिल्ली से कहाँ जाना पड़े, दूर जाना पड़े, शासन सत्ता खाली हो जाए, तब हम लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। यानी कि एक गुप्त षड्यंत्र होता है रजिया के खिलाफ में तुर्क अधिकारियों, तुर्कों के बीच, तुर्क सूबेदारों के बीच में, और ये जो जुनैदी होता है, एतगीन होता है, फिर से आपका अल्तुनिया होता है, ये सब गुप्त संगठन तैयार करते हैं। और इस विद्रोह की जिम्मेदारी कौन लेता है, अल्तुनिया लेता है। इस विद्रोह की जिम्मेदारी जो भटिंडा का सूबेदार रहता है, भटिंडा का गवर्नर रहता है, वो विद्रोह करता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाती है, और ये विद्रोह 1240 में होता है, रजिया विद्रोह को दबाने के लिए जाती है। तो एक शासक बनने का सर्वप्रमुख गुण क्या होता है कि सरदारों को विश्वास में लेना, उसके पास ऐसे सरदार होने चाहिए जो इन विद्रोह को दबा पाए, जैसे कि अकबर के काल में होते थे, ठीक है ना, अलाउद्दीन के समय होते थे। तो ये जो बात थी, अभाव था रजिया के शासन में, उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो जाके विद्रोह को दबाता। तो रजिया स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ जाती है, भटिंडा जाती है, और विद्रोह दबाने जाती है, और यहाँ पर उसका कालचक्र उल्टा होता है, और यहाँ पर रजिया हार जाती है अल्तुनिया से, रजिया अल्तुनिया से हार जाती है। और उधर क्या होता है, अबिसिनियाई अमीर आखुर याकूत की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, तुर्क अधिकारियों के द्वारा। याकूत की हत्या, इधर रजिया हार गई। अब रजिया हार गई, और उधर इसके भाई
मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को क्या कर दिया जाता है, दिल्ली के तख्त पर तुर्क अधिकारियों के द्वारा बैठा दिया जाता है और एक नए पद का सृजन होता है जिसका नाम है नाइब-ए-मुमलिकात। नए पद का सृजन होता है नाइब-ए-मुमलिकात। ये नाइब-ए-मुमलिकात क्या होता था? नाइब-ए-मुमलिकात क्या होता था? एक प्रकार का राजा के बाद, सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद था, संरक्षक का पद था, जिसमें प्रशासन का जो सारा नियंत्रण था स्वयं अपने हाथों में नाइब लेता था, यानी कि शासन प्रशासन की सारी जिम्मेदारी उसके पास, राजा सिर्फ कठपुतली। और ऐसा नाइब पहली बार सल्तनत काल में कौन बना? एतगीन बना पहला नाइब। और इधर रजिया हार जाती है अल्तुनिया से, तो अल्तुनिया से उसने बोला होगा क्या कि तुम अल्तुनिया, तुमने तो मुझे हरा दिया, उधर याकूत भी मारा गया, उधर एतगीन नाइब बन गया, तुमको क्या मिला? तुम तो यहीं पर आ गए। तो सोचा होगा अल्तुनिया, तो शादी का प्रस्ताव देती है रजिया, यानी कि एक अंतिम कोशिश करती है शासिका बनने की। अल्तुनिया से शादी हो जाती है किसकी? रजिया की। और दोनों मिलकर दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाते हैं बहराम शाह और तुर्क अधिकारियों के साथ युद्ध होता है जिसमें रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं। और हार कर जब ये भटिंडा की ओर भगते हैं और रात्रि विश्राम कर रहे होते हैं, तो इनकी हत्या जो होती है, कहा जाता है कि हिंदू डाकुओं के द्वारा होती है, या षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि एक सुनहरे अध्याय को भारत से, यानी कि दिल्ली सल्तनत से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ख़त्म करने से पहले रजिया सुल्तान ने वो सारा काम कर दिया रहता है जो इल्तुतमिश ने उसके बारे में कहा था। यानी कि 3 वर्ष 6 माह 6 दिन के कार्यकाल में उसने सब कुछ दिखा दिया था कि प्रशासक नारी भी हो सकती है, सिवाय उसका एक ही दुर्गुण था, नारित्व। और यह नारित्व स्वयं के लिए जो उसने याकूत के प्रति पैदा किया था, यही उसके लिए सबसे बड़ा जो था उसके जीवन की विसंगति थी। क्योंकि मिन्हाज स्वयं कहता है कि एक बुद्धिमत्ता में, शासन चतुराई में, निपुणता में, सब कुछ में निसंदेह जो रजिया थी प्रथम स्थान पर थी, सिवाय नारित्व के गुण के कारण। और यही नारित्व उसके गुण के कारण उसके लिए क्या हो गया, एक बड़े प्रतिशोध के रूप में तुर्क अधिकारियों के सामने के रूप में आता है। तो रजिया के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। कुछ संक्षिप्त जानकारी भी, रजिया कोट और कुतबा धारण करती है। उम्मदत उल निस्वा का पद धारण करती है। उम्मदत उल निस्वा का पद धारण करती है, ठीक है ना। इसका जो जन्म होता है 1205 में बदायूं में होता है। मृत्यु जो होती है 1240 में हो जाती है, यानी कि 35 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रजिया का कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा मैंने समझाने की कोशिश किया था। 1-2 कोटेशन में बताना चाहूँगा रजिया के बारे में। जैसा कि मिन्हाज स्वयं कहता है कि रजिया एक महान शासक थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित और प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारित्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे। मैंने बताया ही था कि उसका जो नारित्व था जो अवगुण के रूप में प्रदर्शित है, सब गुणों पर भारी पड़ रहा था, ठीक है ना। इधर ईश्वर टोपा का विचार क्या है उसके प्रति, ठीक है ना। ईश्वर टोपा का विचार है कि उसके अनुचित कार्यों ने तुर्की दल की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया और उसके प्रिय समर्थकों, उसके हितैषियों को उसने विद्रोही बना दिया। ईश्वर टोपा ने कहा कि उसके अनुचित कार्यों ने उसका अनुचित कार्य क्या था, उनका ये भी इशारा करते हैं अनुचित कार्य क्या था, तो तुर्क अधिकारियों की प्रतिष्ठा और गैर तुर्कों को जो उसने बढ़ावा दिया था, यह भी बात उन्होंने बता रहे हैं। निजामी इस बात को अस्वीकार करते हैं, कहते हैं कि याकूत वाली बात पूरी तरह से सही नहीं प्रदर्शित की गई है, बल्कि गैर तुर्कों को स्थान देना ही क्या हो गया, रजिया के लिए बहुत बड़ा संकट के रूप में आया। गैर तुर्कों का स्थान देना ही प्रशासन में ये चीज़ है, रजिया को स्थान देना ही ये हो गया। फिलहाल समीक्षा आप स्वयं कीजिए, ठीक है ना। रजिया निसंदेह
एक योग्य शासिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी उसके विरोधी भी इस बात को मानते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से इस बात रजिया के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है ना, देखिए ज़रूर। ठीक, तुरंत मतलब कि शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।